धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये 5 गलतियां आपको नहीं करना है। आज हम उन 5 बातों के बारे में आपको बताएंगे जो अक्सर हम जिंक डालते समय करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी उपज में हमें कमी देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी गलती नहीं करना है, किन बातों का ध्यान देना है और क्या सावधानियां बरतनी हैं, कब हमें जिंक डालना है कब नहीं डालना है, A to Z एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आज की कंप्लीट वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप शुरुआत से अंत तक वीडियो देखें और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहली गलती के बारे में। किसान साथियों, हम पहली गलती करते हैं टाइमिंग के ऊपर, यानी सही समय का चुनाव ना करना। जिंक एक आवश्यक तत्व होता है, इसकी कमी से आपके पौधे छोटे हो सकते हैं, पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, पौधे में खैरा बीमारी भी आ सकती है, पीलापन रहता है, जड़ विकास नहीं होता है, कल्ले का फुटाव नहीं होता है और कहीं ना कहीं उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है। जिंक डालने का अगर हम जानें सबसे अच्छा समय क्या है, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा हमें जिंक आखिर इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जिंक डालने का 2 तरीका होता है। अगर आप ज़मीन में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छा समय है रोपाई के 20 दिन के बाद। अगर आप स्प्रे विधि से जिंक का छिड़काव करते हैं तो जिंक का इस्तेमाल 3 बार करना होता है। पहली बार 25 दिन के आसपास, ये औसतन समय है 20, 25, 30 दिन तक आप डाल सकते हैं, और दूसरी बार 40-45 दिन के आसपास या अधिकतम 50 दिन तक, और तीसरी बार बाली आने से पहले आपको जिंक का स्प्रे विधि से पूर्ति करना है। यहाँ पे हमने जो ये 3 समय बताया है, 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर आप मत करिएगा। तो ये हो गया सही समय। इस समय डालने से जिंक अच्छे से काम करेगा, चाहे मिट्टी में डालें चाहे स्प्रे विधि से प्रयोग करें। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले टाइमिंग कंफर्म हो गई कि कभी भी रोपाई के समय नहीं डालना है, रोपाई के 20 दिन के बाद डालना है, और ना ही रोपाई से पहले या 10-15 दिन के अंदर डालना है। कम से कम रोपाई के 20 दिन के बाद जिंक डालना चाहिए अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो। चलिए अब हम दूसरी गलती के बारे में जानते हैं। अगर आपको धान की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी में जिंक नहीं डालना है। जिंक की पूर्ति तब आपको स्प्रे विधि से ही करना है, इस बात का ध्यान देना है। अगर आप ज़मीन में डालते हैं कोई भी खाद तो वो पौधे तक पहुंचने में कुछ लंबा टाइम लेती है, लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालेंगे जिंक तो काफ़ी जल्दी आपके पौधे उसकी पूर्ति कर पाएंगे, जिससे उसकी कमी बहुत जल्दी आप दूर कर सकते हैं। तो कभी भी आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दे, मैं साइड में कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप उसकी कमी के लक्षण आसानी से पहचान पाएंगे। पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधे में पीलापन आ जाता है, ज़्यादा कमी हो जाने से खैरा बीमारी भी आ जाती है। तो लक्षण की फ़ोटो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लगाई हुई है, वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ जिंक की कमी हो गई है तो क्या करें, स्प्रे करना है, मिट्टी में जिंक नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो दूसरी गलती, कमी के लक्षण दिखाई देने पे कभी भी ज़मीन में जिंक न डालें, आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, यह भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले तीसरे कारण के बारे में जान लेते हैं। कभी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ जिंक मिला के ना डालें, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम ये 5 गलतियों में सबसे बड़ी गलती के बारे में जानें तो अक्सर हम फास्फोरस के साथ जिंक मिला के डाल देते हैं। हमने खुद भी बहुत से लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि रोपाई के समय या बुआई के समय आप जब फास्फोरस वाली कोई खाद डालते हैं, अब फास्फोरस वाली खाद के रूप में हम 2-3 खादें ही डालते हैं, या तो हम DAP डालते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन फ़िलहाल इस साल DAP की काफ़ी कमी हो गई थी तो बहुत सारे किसान साथियों ने NPK डाला होगा। NPK बहुत तरह से आते हैं, NPK 12-32-16 सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा 10-26-26, 14-35-14, NPK 20-20-0-13 तमाम NPK उपलब्ध है। या NPK भी नहीं मिला होगा तो आपने SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया होगा। भले ही आपने इनमें से कोई खाद इस्तेमाल किया हो, आपका मेन उद्देश्य होता है कि फास्फोरस की पूर्ति हो जाए। फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ अगर आप जिंक डाल देते हैं तो आसान भाषा में समझें तो फास्फोरस और जिंक ये दोनों दुश्मन होते हैं, इनको एक साथ आप रख नहीं सकते हैं, मिला नहीं सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आपने आज फास्फोरस वाली कोई खाद डाली और आपने कल या 2-4 दिन के बाद आप जिंक डाल देंगे तो काम करेगा।
तो भी काम नहीं करेगा। कम से कम 20 दिन का गैप आपको देना चाहिए। 18-20 दिन के बाद ही आप जो है, अगर आपने फास्फोरस रोपाई के समय डाला है तो आपको जिंक 18-20 दिन के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब आखिर हमें क्यों नहीं मिलाना होता है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ करते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। ये अघुलनशील हो जाता है। आसान भाषा में समझिए कि ये दोनों खादें एक ऐसी अवस्था में चली जाती हैं जो पौधे भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनकी उपलब्धता ना के बराबर हो जाती है। हालांकि मिट्टी में ये खादें उपलब्ध रहेंगी लेकिन पौधा भोजन के रूप में ले नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी फास्फोरस के साथ, खासकर DAP, SSP या NPK के साथ आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम गलती के अलावा सही तरीका भी आपको बताएंगे, तो आपको पूरा वीडियो के साथ साथियों देखना है ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। कोई भी आपके मन में सवाल हो, जैसे आप कौन सी खाद डालने वाले हैं, कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालें, कोई बीमारी हो उसकी दवा के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर दवा के बारे में जानते हैं तो सही मात्रा नहीं जानते हैं, XYZ कोई भी खेती बाड़ी से संबंधित आपके मन में अगर डाउट है, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है, कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें यह भी बता सकते हैं कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। फ़िलहाल चौथे कारण के बारे में चलिए जानते हैं। चौथा और सबसे बड़ा कारण है कि जिंक काम नहीं करती है, वो है ज़्यादा pH का होना। अगर आपकी मिट्टी का pH ज़्यादा होता है तो भी हमारी खादें काम नहीं करती हैं, खासकर जिंक काम नहीं करती है। जिंक के अलावा बहुत सारी खादें काम नहीं करती हैं। ज़्यादा pH होना किसी भी खाद की उपलब्धता को कम कर देता है। तो अगर आपकी ज़मीन का pH, अब सवाल आता है कितना हो तब हम डालें। अगर आपकी ज़मीन का pH जो है 7.5 यानी 7.5 से कम है तो आप जिंक मिट्टी में डाल सकते हैं, अन्यथा जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना ही नहीं चाहिए। जैसे हम यूरिया के साथ मिला के डालते हैं तो आपको ज़मीन में नहीं प्रयोग करना है। क्यों नहीं प्रयोग करना है? 7.5 के ऊपर के pH में जिंक भी अघुलनशील हो जाएगी, पौधे मतलब मिट्टी में उपलब्ध रहेगी, मिट्टी में ये जाम हो जाएगी, आपके पौधे इसको ले नहीं पाएंगे। इसलिए 7.5 से ज़्यादा का pH वैल्यू है तो कभी भी आप जिंक का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल ज़मीन में ना करिएगा। ये चौथा महत्वपूर्ण कारण है। अब आपको pH कैसे पता चलेगा? बहुत सारे मतलब चीज़ें होती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। आसान तरीका है pH मीटर, 400-500 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं। आप इससे भी pH का पता लगा सकते हैं, या फिर आप मिट्टी की जांच करवा कर भी मिट्टी का pH वैल्यू पता कर सकते हैं, या फिर एक पेपर आता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब pH मीटर थोड़ा आसान है, आप जाइए खेत में, आप उसको लगाइए, वहाँ का pH आसानी से आपको पता चल जाएगा। एक बार ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो pH पता होना आवश्यक है ताकि आप खाद का सही से उपयोग कर पाएँ। ज़्यादा pH या कम pH पे कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं करती है पौधे का। कई बार बहुत ज़्यादा या बहुत कम pH होता है, हम खादों का इस्तेमाल करते हैं तो काम नहीं करता है। तो अगर ज़्यादा है तो आप कम pH करने का प्रयास करेंगे, कम है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पे वीडियो बनाएं कि अगर आपकी मिट्टी का pH ज़्यादा है तो कम कैसे करें, या कम है तो ज़्यादा कैसे करें, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इस विषय पे भी वीडियो आपके लिए इसी चैनल पे लाके मतलब अपलोड कर देंगे ताकि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चौथा कारण जो हमने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा pH पे जिंक मिट्टी में न डालें। अब जानते हैं मिट्टी में जिंक डालने के नुकसान और स्प्रे करने के फ़ायदे। ये पांचवा हमने कारण रखा हुआ है। मिट्टी में जिंक डालने के नुकसान ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार हमारा pH ज़्यादा होता है, कई बार हम फास्फोरस वाली खाद के साथ डाल देते हैं। एक बात का ध्यान आपको यह भी देना है कि ऐसी जगह पे जिंक की ज़्यादा कमी होती है जहाँ पे पानी लंबे समय तक भरा रहता है, खासकर निचले क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे बहुत लंबे तक 2-4 महीने खेत में पानी ही भरा है, तो वहाँ पे जिंक की कमी जल्दी हो जाती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको, अगर आप ज़मीन में जो है जिंक सल्फेट डालते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करें। मिट्टी में डालने से जिंक की उपयोगिता बहुत ही कम होती है, स्प्रे करने से इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा होती है। आपकी मात्रा बर्बाद नहीं होती है और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अब चलिए हम जानते हैं आखिर अगर हम मिट्टी में जिंक डालते हैं तो हमें कितना डालना है, स्प्रे करते हैं तो मात्रा चलिए जान लेते हैं।
अगर आप ज़मीन में जिंक सल्फेट डालने वाले हैं, अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट यूज करते हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम तक, यानी 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप मिट्टी में जिंक रोपाई के 20 दिन के बाद यूरिया खाद के साथ मिला के डालिए। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो लगभग आपको 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल भी 20 दिन के बाद यूरिया खाद के साथ मिला के करना होता है। मान लीजिए आप पहले यूरिया डाल चुके हैं तो कुछ यूरिया में मिला के आप डाल सकते हैं, या फिर जब आप दूसरी यूरिया डालते हैं तब भी आप जिंक डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया समय है 25-30 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ डालने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस समय ही कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट होता है, कल्ले की बढ़वाद होना स्टार्ट होती है, ज़्यादा कल्ले इसी समय निकलते हैं, जड़ विकास इसी समय होता है। तो सबसे अच्छा समय 25-30 दिन के आसपास होता है। तो ये 2 जिंक आप मिट्टी में डाल सकते हैं, बस ध्यान यही रखना है कोई भी फास्फोरस वाली खाद ना हो इसके साथ में, इसके साथ आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा ना हो। अब बात करते हैं स्प्रे करते हैं तो हमें कितनी मात्रा में डालना है। अगर आप 33% वाले जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 33% वाले जिंक सल्फेट की मात्रा रहने वाली है 700 ग्राम, यानी इसकी 700 ग्राम मात्रा लेनी है। साथ में 2 किलो दानेदार यूरिया घोल के मिलाना है। केवल जिंक का ही स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ यूरिया आपको घोलना चाहिए। या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी यूज करते हैं, अकेले जिंक का स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल सकती हैं, नुकसान हो सकता है। जो 21% वाली जिंक आती है, जिंक सल्फेट 21%, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे विधि से। लगभग इसकी 1 किलो मात्रा लेनी है, साथ में 2 किलो यूरिया लेना है, या बुझे हुए चूने के पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। एक चिलेटेड वाली जिंक आती है जो थोड़ा ज़्यादा काम करती है, तो जो 12% वाली एडिटिया जिंक आती है, लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा, साथ में 2 किलो यूरिया आप मिला के जो है घोल के स्प्रे कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक जिंक लेना है और इसका इस्तेमाल 3 बार करना है, 25 दिन, 45 दिन और बाली आने से पहले। औसतन समय मैंने बताया 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा। तो इस समय डालते हैं, बाली आने से पहले डालने से बालियों का विकास अच्छे से होता है, कल्ले आने से पहले डालने से कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है, और स्प्रे विधि से डालेंगे तो उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा रहेगी, वो जल्दी काम भी करता है। तो जिंक हमेशा आपको स्प्रे विधि से ही डालना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको जिंक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ किसी भी रूप में जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे आप मिट्टी में डालें, चाहे आप स्प्रे भी करें तो आप डालने से बचिए। हालांकि जो चिलेटेड वाली जिंक आती है इसका इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली खाद के साथ कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप चिलेटेड वाली जिंक का आप स्प्रे करने वाले हैं, अब क्या होता है कि इसको लंबे समय तक फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के आप रख नहीं सकते हैं, आप मिला के तुरंत ही स्प्रे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे किसान साथी NPK 19-19-19 डालते हैं, उसके साथ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अलग से डालेंगे तो उसकी जो फ़ायदा होता है, उसका जो परसेंटेज लाभ का होता है वो ज़्यादा मिलेगा। एक साथ डालते हैं तो कुछ गलती करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि कई बार हम बोलते हैं कि हाँ भैया, मतलब खुद तो आप स्प्रे करने वाले हैं नहीं, किसी मज़दूर से आप स्प्रे करवाएंगे। अगर खुद से करते हैं तो आप ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि हाँ ये NPK है, ये है जिंक, इसको आपने घोल दिया या उसी ने घोला, आपने बोला कि इसको एक साथ मिलाना नहीं है, जब आप टंकी में डालें तो एक साथ डाल के स्प्रे कर दें। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो सही मात्रा कई बार नहीं मिलती है, जो स्प्रे करते हैं कुछ में ज़्यादा डाल दिया, कुछ में कम डाला, जिससे उसका लाभ कम मिलता है। कई बार क्या होता है आप खेत से चले आए या फिर कहीं दूर आप चले गए तो वहाँ पे उसने क्या किया कि हाँ एक साथ ही मिला के उसने स्प्रे कर दिया। तो अगर आप अच्छे से करते हैं, खुद आप रह के करते हैं, आप देखते हैं कि हाँ अलग अलग घोल के अलग बर्तन में आपको जिंक लेना है, अलग में आपको जो है NPK या कोई भी फास्फोरस वाली खाद को घोलना है, चाहे NPK 19-19-19 हो, चाहे 20-20-20 हो, चाहे 12-61-0 हो, या 17-44-0 हो, या 0-52-34 हो, कोई भी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है तो अलग घोलना है और जिंक को अलग बर्तन में घोलना है। जब टंकी में आप डालें तो वहाँ पे आपको इसको एक साथ मिला के स्प्रे कर देना है। कहने का तात्पर्य यही है कि इसको एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन मिला के लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है।
इसलिए बेहतर है कि आप अलग से ही जिंक चिलेटेड वाली का स्प्रे करें, तो उसकी उपयोगिता और ज़्यादा होगी। चिलेटेड वाला जिंक सल्फेट की तुलना में ज़्यादा काम करता है। आपका कोई भी सवाल हो, चाहे जिंक सल्फेट के ऊपर हो, चाहे जिंक चिलेटेड वाली के ऊपर हो, मात्रा मैंने आपको बता ही दिया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें और क्या सावधानी, मतलब जो भी आपको पूछना हो आप कमेंट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।